Hello everyone, welcome to CBL. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss another 10 MCQs from your Science and Tech component for your Punjab PCS, जिसकी हम डिटेल्ड कंसेप्चुअल डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे ताकि हम हर स्टेटमेंट को समझ सकें और सही आंसर पर पहुंच सकें, राइट? So without any further delay, let's just jump into the questions. देखो, तैयारी खींच लो. With reference to recombinant DNA technology, recombinant technology या DNA को कट करने की टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेवोल्यूशनरी इन दोज थेरेपीज जो पर्टिकुलरली जेनेटिक डिजीजेस होते हैं या किसी डिजीज को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है. बेसिकली इसमें हम डीएनए के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं. छेड़छाड़ कह लो या उसे रीअरेंजमेंट कह लो, कुछ भी कह लो. Restriction endonuclease cut the DNA at specific recognition sequence. बेसिकली आपको पता होगा जो डीएनए होते हैं, डीएनए सीक्वेंस में होते हैं. जैसे डीएनए होता है तो डीएनए में एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स ए, जी, यू, ठीक है, टी ऐसे सीक्वेंस बनी होती है. ये कुछ छोटे सीक्वेंस नहीं, बिलियंस और मिलियंस इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. इट्स अ लॉन्ग सीक्वेंस. इस सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर जगह पर कट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पर्टिकुलर जगह पर कट करने की टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं. तो एंडोक्रिनस क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम है जो हमें डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करने में हेल्प करता है. आगे देखो, डीएनए लिगेज इज यूज्ड, ये स्टेटमेंट ट्रू है. डीएनए लिगेज इज यूज्ड टू जॉइन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए. डीएनए लिगेज इज यूज्ड टू जॉइन करने के लिए. बेसिकली अगर डीएनए के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए इस चीज का यूज होता है. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. देन प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, हमने इसे क्लास में भी डिस्कस किया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लाज्मिड्स का कॉमन काम क्या है? प्लाज्मिड्स आर कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर्स इन बैक्टीरिया फॉर जीन क्लोनिंग. अब यहाँ पर दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है. वेक्टर क्या होता है और जीन क्लोनिंग क्या है? बेसिकली क्लोनिंग क्या होती है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली रेप्लिकेट करके वैसा ही ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना जिसकी डीएनए सीक्वेंस लगभग आइडेंटिकल हो, उसे हम बोलेंगे क्लोनिंग. दूसरा, वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आप ऐसे समझो कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है. कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनको एज अ वेक्टर, वेक्टर मतलब ये एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसका हम यूज करते हैं डीएनए को एक जगह पर पहुंचाने के लिए. ठीक है, यह वायरसेस का हम यूज करते हैं. वायरस सारे बुरे नहीं होते हैं, तो वायरसेस का हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर. तो प्लाज्मिड्स आर कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर इन बैक्टीरिया फॉर जीन क्लोनिंग. ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. आपके हो गए जी तीनों क्वेश्चन, तीनों स्टेटमेंट सही. डी वुड बी करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखो. विद रेफरेंस टू पीसीआर. पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. आपने +1 में या +2 में ऑब्वियसली इसके बारे में पढ़ा होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर एम्प्लीफाइज डीएनए सीक्वेंस एक्सपोनेंशियली इन विट्रो. यहां पर इन विट्रो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और पीसीआर तो ऊपर लिखा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है. इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन. ये डीएनए सीक्वेंस को एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, एक्सपोनेंशियली इन मिलियंस में ले जाता है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. अब यहां पर इन विट्रो का मतलब क्या है? इन विट्रो का मतलब होता है इन ग्लास. ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कांच के बर्तन में कोई रिएक्शन करवाना या पीसीआर करना. अब यहां पर समझना इस चीज को. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ. आईवीएफ आपने सुना होगा, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी. तो टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करते हैं. दैट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ. ऐसे ही इन विट्रो का यहां मतलब क्या है कि पीसीआर डीएनए सीक्वेंस को इन विट्रो एक्सपोनेंशियली क्या करता है? इंक्रीज करता है, एम्पलीफाई करता है. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज हीट सेंसिटिव. जी नहीं, वो हीट सेंसिटिव नहीं होता है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पीसीआर इवन हीट सेंसिटिव नहीं, हीट थर्मोस्टेबल होना चाहिए. पीसीआर रिक्वायर्स प्राइमर्स न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं जी? जो अभी हमने लास्ट स्टेटमेंट में करे, एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन एटसेट्रा. न्यूक्लियोटाइड्स एंड अ थर्मोस्टेबल. देखो नेक्स्ट ही लाइन में लिखा है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए. यहां पर हम कह रहे हैं कि इट इज हीट सेंसिटिव, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पीसीआर रिक्वायर्स प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. थर्मोस्टेबल होगा तभी वो ढंग से काम कर पाएगा. ठीक है,
So without going into very deep details of the bio, I'll just try to keep it as simple as possible ताकि हम layman language में इसे समझ सकें. This statement is right. 1, 3. C would be a correct answer. ठीक है. Next question देखो. With reference to genetically modified crops, genetically modified crops, जैसे हम बात करते हैं BT कॉटन के बारे में, ठीक है, या GM जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल के बारे में. बेसिकली जब हम किसी फूड क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं इन ऑर्डर टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट. डिजायर्ड इफेक्ट कैन बी एनीथिंग, चाहे वो पेस्ट के प्रति थोड़ा रेजिस्टेंस हो, या उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज्यादा हो, या उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है. बट जब हम किसी फूड क्रॉप की सीड्स के डीएनए के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं या उसमें सीक्वेंस को चेंज करते हैं ताकि उसमें डिजायर्ड इफेक्ट ले सके, उसे बोलेंगे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड. BT cotton expresses a toxin from bacillus that kills a bollworm pest. This statement is true. Basically Bacillus thuringiensis क्या होता है, जैसे BT कॉटन है, BT कॉटन को मान लो हम कंज्यूम कर ले, तो हम क्यों ही कंज्यूम करेंगे, पर मान लो करें तो हमें कुछ नहीं होगा. पर BT कॉटन में BT एक ऐसा टॉक्सिन है जो से जब इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा मकोड़ा जब खाएगा तो उसे खाने के बाद जब उसके पेट में जाएगा, पेट में उसके जाके जो इनर लाइनिंग है, या आप कह लो कि पेट में जाके वो जहर बन जाएगा. पहले जहर नहीं है, पेट में जाके जहर बन जाएगा, तब उससे वो पेस्ट मर जाता है. तो BT कॉटन एक्सप्रेसेस अ टॉक्सिन फ्रॉम बैसिलस दैट किल्स बोलवर्म पेस्ट. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Golden rice has been genetically modified to produce beta carotene in rice grains. This statement is very much true. Golden rice, जो golden color का होता है obviously, golden rice genetically modified crop है जिसका सिर्फ एक पर्पस था बीटा कैरोटीन को राइस ग्रेन्स में इंक्रीज करना. नेक्स्ट देखो, ऑल GM क्रॉप. जब भी आप कहीं पढ़े ऑल, ओनली, तो थोड़ा सा ना अलर्ट हो जाया करो. यहां ये कह रहे हैं कि ऑल GM क्रॉप्स, all genetically modified crops are sterile and cannot reproduce naturally. Basically sterile का मतलब होता है कि या तो infertile होना, या मतलब यहाँ पर infertile ही है, दो मतलब हो सकते हैं इसके, infertile या completely bacteria free. ठीक है, स्टरलाइजेशन करते हैं ना. तो यहाँ कह रहे हैं कि all GM crops are sterile, मतलब कोई भी ऐसी GM क्रॉप है ही नहीं जो नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सके. तो ये स्टेटमेंट तो जी गलत हो गई, क्योंकि आप कह रहे हो कि हर कोई, हाँ ये ट्रू है कि GM क्रॉप्स की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस होती है, पर ये कह रहे हैं कि कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. और सारी ही GM क्रॉप्स ऐसी हो, दिस इज वेरी लेस लाइकली. तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत, थर्ड गलत, ए वुड बी अ करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप यहां तक समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विद रेफरेंस टू स्टेम सेल, स्टेम सेल मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, क्लास में भी डिस्कस किया है. स्टेम सेल्स को आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं. स्टेम सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल एक तरह का कच्चा मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, और उस रॉ मटेरियल को आप किसी भी तरह की शेप दे लो या किसी भी तरह से यूज कर लो. स्टेम सेल्स क्या होते हैं कि आप उन्हें किसी भी जगह पर, हमारी बॉडी में किसी भी जगह पर, मान लो टिश्यूज के लिए या किसी ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए, आप स्टेम सेल्स को यूज कर सकते हो. सबसे बढ़िया स्टेम सेल्स होते हैं जो बच्चों के होते हैं, बेबी स्टेम सेल्स. ठीक है, जो मिलते हैं उन्हें अम्बिलिकल कॉर्ड भी. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर प्लूरिपोटेंट. प्लूरिपोटेंट मतलब कि उन्हें कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, एंड कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी सेल टाइप, स्किन सेल टाइप, हार्ट सेल टाइप, किडनी सेल टाइप, किसी भी तरह के सेल्स में उसे, या किसी भी तरह के ऑर्गन में उन्हें यूज किया जा सकता है. और वहीं पर जो अडल्ट स्टेम सेल है आर मल्टीपोटेंट विद लिमिटेड डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन एबिलिटी. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो जो सेल स्ट्रक्चर है वो और रिजिड होता जाता है. तो अडल्ट स्टेम सेल सब जगह यूज नहीं किया जा सकते. ठीक है, जैसे किडनी के स्टेम सेल किडनी में ही यूज होंगे, इस तरह. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. Stem cell therapy is being researched for treating spinal cord injuries and Parkinson disease. Parkinson disease very important, इसके ऊपर PYQ भी आया हुआ है. यहाँ पर आपकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं. D would be your correct answer. ठीक है, I hope it should be clear. With reference to CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी, CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी क्या है? ये जीन एडिटिंग या DNA एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है.
आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह की कैंची है। अब कैंची का मतलब सच में ये मत समझ लेना कि CS9 ऐसे काम करता है, नहीं। CS9 प्रोटीन या पहले सॉरी प्रोटीन कह रहा हूं मैं, ये डीएनए को एडिट करने में हेल्प करता है, ठीक है, डीएनए को एडिट करने में। बट सीजर बोल देते हैं ऐसे। CS9 क्या है? CRISPR sequence are naturally found in bacterial genomes as immune defense. CRISPR sequence is naturally found in bacterial genome. हाँ ठीक है। And CAS9, this statement is true. CAS9 एक तरह का एंजाइम है that can cut DNA at specific target sites. CAS9 क्या है? एक एंजाइम है जो डीएनए को एक स्पेसिफिक टारगेट साइट पे कट करता है, तो लाइक अ सीजर, ठीक है। तो जीन एडिटिंग में, या सॉरी जीन एडिटिंग बोल रहा हूं मैं फिर से, डीएनए एडिटिंग में हेल्प करता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। CRISPR CS9 has already been successfully applied in human embryo editing at clinical scale. अब ये स्टेटमेंट ना थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको ध्यान से समझते हैं। CS9 या CRISPR CS9 टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू एडिट डीएनए, ठीक है, ये बात तो सही है। अब अगर मान लो कोई ह्यूमन बेबी है, तो उसमें भी पहले सबसे पहले तो वो सेल ही है ना, एक डीएनए होगा, तो डीएनए को एडिट करा जा सकता है, करा तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर करें या ना करें सवाल ये है, एथिकल इशू है कि भाई जो ह्यूमन है, ह्यूमन के डीएनए को कट करना या ह्यूमन के डीएनए को एडिट करना क्या सही है? क्या हम नेचुरल प्रोसीजर के साथ कहीं छेड़छाड़ करके कुछ गलत तो नहीं कर रहे? एथिकल कंसर्न्स है इसके साथ। पर अगर हम मान लो हम करें, तो यू कैन हैव वैरायटी ऑफ फीचर्स इन योर ऑफस्प्रिंग्स। मतलब आपके बच्चे में आप चाहते हो कि भाई उसकी आंखें नीली हो, रंग गोरा हो, ठीक है, या आंखें हरी हो, बाल काले हो, भूरे हो, चाहे लाल कलर के करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, दे कैन बी डन, कि उसकी हाइट 6 फुट हो कम से कम। तो ऐसे डीएनए को एडिट करके उसको डिजाइन करा जा सकता है, हाँ करा जा सकता है। इसके लिए एक टर्म थी डिजाइनर बेबी, ठीक है, इसे थोड़ा सा वो करना, गूगल करना, आपको मिल जाएगा। अब बीच बीच में ऐसी अफवाहें कहूंगा मैं, क्योंकि फैक्चुअल कुछ नहीं था, ये फैक्चुअल हो भी, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो इट वाज सेड कि चाइना ने एक्चुअल में इसके ऊपर इफेक्ट किया, या चाइना ने एक्चुअली इसका यूज करके कुछ ह्यूमन डीएनए के साथ छेड़छाड़ करी। अब ये सही है गलत है हमें नहीं पता, ये सिर्फ अफवाह है, ठीक है। तो अभी के लिए CS9 हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड सक्सेसफुली इन ह्यूमन एम्ब्रियो, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अभी के लिए करा नहीं है, करा जा सकता है या नहीं? करा जा सकता है, करा जा सकता है, करें या नहीं वो एक अलग सवाल है, ठीक है। अभी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कर लिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, थर्ड स्टेटमेंट गलत, तो ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे भाई हमारा हाथ है, हाथ के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, है ना, तो फिंगरप्रिंट से इंसान की पहचान होती है। विद रेफरेंस टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वे भी ऐसा ही कुछ है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्यूनाइन एटसेट्रा, ATGUC, चलो ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस होती है। इस सीक्वेंस के थ्रू भी हम किसी इंडिविजुअल के डीएनए को पहचान सकते हैं कि हाँ ये फला फला व्यक्ति का डीएनए है। इट इज बेस्ड ऑन वेरिएशंस इन रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस, यही ATG, इसी सीक्वेंस में जो वेरिएशंस होती हैं इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि भाई ये डीएनए XYZ पर्सन का है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज बेस्ड ऑन वेरिएशंस इन रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस। It is used in paternity testing and criminal investigations. This statement is also true. Paternity test क्या होता है कि कोई बच्चा है, ठीक है, अब वो बच्चा मेरा है या नहीं है, इसके लिए पैटर्निटी टेस्टिंग होती है कि am I the real parent of it, yes or no। जैसे मान लो कोई बच्चा खो गया, कोई ऑर्फन है, अब उसके माँ बाप का पता नहीं लग रहा है, तो मान लो कोई कल को क्लेम करता है कि ये बच्चा मेरा है, ठीक है, तो उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग हो सकती है और डीएनए टेस्टिंग हो सकती है, पैटर्निटी टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। देन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ऑब्वियसली इसे यूज किया जा सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। इट रिक्वायर्स द एंटायर जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर ईच इंडिविजुअल, नहीं, एंटायर जीनोम सीक्वेंस नहीं, क्योंकि एंटायर जीनोम सीक्वेंस तो बहुत बड़ी हो जाएगी, हमें उस एंटायर जीनोम सीक्वेंस का छोटा सा हिस्सा भी काफी होता है
प्रॉपर इंडिविजुअल को यू वुड से आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इंटायर नहीं चाहिए, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 1 and 2 ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स को हम खेतों में उपयोग करते हैं ताकि जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल सके, न्यूट्रिशंस मिल सके और क्रॉप्स का यील्ड बेटर हो सके। राइजोबियम इज यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगूम रूट्स। लेगूम रूट्स क्या होती हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना कि लेगूम रूट्स किसे बोलते हैं। राइजोबियम एक तरह का यू वुड से बायो फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेगूम रूट्स में। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाइट्रोजन साइकिल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसके बाद वीडियो के बाद नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी पढ़ना। दोनों ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एजोस्पेरिलियम एंड एजोलार आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। हाँ, एजोप्रिलियम या एस्ट्रोबैक्टर दे आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं जो सॉइल में ही रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बायो फर्टिलाइजर रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। हाँ, तो वो केमिकल डिपेंडेंस या केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर जो डिपेंडेंस है हमारी उसको तो कम कर ही रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये तो तीनों सही हो गई। हाँ, डी वुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है, डी आपका सही आंसर रहेगा। आई होप ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको क्लियर होंगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने लेग्यूम क्या होता है, लेग्यूम रूट्स क्या होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल आपने अपने लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू बायो पेस्टिसाइड्स। जैसे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वैसे ही बायो पेस्टिसाइड्स भी होते हैं। पहली बात तो पेस्ट क्या होता है? पेस्ट ऐसे कीड़े मकोड़े जो हमारी क्रॉप को खराब करेंगे, पेस्टिसाइड जो उन कीड़ों को मारेंगे। दो तरह के पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या ऐसे नेचुरली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या यू विल से कंपाउंड्स जो हमें पेस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, बीटी यानी बैसिलस thuringiensis इज अ बैक्टीरियम यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट। जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नीम एक्सट्रैक्ट, जो नीम का पौधा होता है, ठीक है, नीम का पेड़ इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ क्रॉप पेस्ट। देखो भी यहाँ स्टेटमेंट समझना, वो कह रहे हैं नीम का जो पौधा है उसका जो एक्सट्रैक्ट होगा, उसका जो जूस निकालेंगे जो भी, वो इफेक्टिव है वाइड रेंज ऑफ क्रॉप पेस्ट। वो ये नहीं कह रहे कि सबके खिलाफ है, नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे पेस्ट हैं जिनके खिलाफ नीम का एक्सट्रैक्ट काम करता है एज अ बायो पेस्टिसाइड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होने की संभावना ज्यादा है, बिल्कुल है, ठीक है। इवन नीम एक्सट्रैक्ट कई ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है या उन्हें इनफर्टाइल बना देता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। बायो पेस्टिसाइड ऑलवेज कंप्लीटली इरेडिकेट पेस्ट विदाउट एनवायरमेंटल इफेक्ट। देखो बायो पेस्टिसाइड है तो एनवायरमेंटल इफेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है, बट आप कहो कि वो हमेशा, एक तो ऑलवेज हो गया और वो कंप्लीटली इरेडिकेट कर देगा। अगर बायो फर्टिलाइजर बोल रहा हूं मैं, बायो पेस्टिसाइड्स कंप्लीटली इरेडिकेट करते होते तो हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही क्या पड़ती? यस और नो? तो कंप्लीटली यहां पर वर्ड गलत हो गया, थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। आई होप समझ आया होगा यहां तक। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर जब हम टिश्यूज को डेवलप करते हैं किसी भी इन विट्रो या पेट्री डिश में, मान लो, ठीक है। पेट्री डिश क्या होती है? पेट्री डिश ना ऐसे कांच का छोटा सा बर्तन सा होता है जिसमें हम टिश्यू कल्चर करते होते हैं। टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग प्लांट सेल्स इन अ आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशंस। अब स्टेराइल कंडीशंस क्या होती हैं भाई? बैक्टीरिया फ्री, बैक्टीरिया फ्री। जैसे मैंने पहले ये वर्ड यूज किया था, मैंने दो मतलब बताए थे इसके, एक होता है रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, एक होता है कंप्लीटली बैक्टीरिया फ्री। तो यहाँ पर इसका मतलब है स्टेराइल कंडीशंस में कि भाई कंप्लीटली कोई और बैक्टीरिया नहीं है। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग प्लांट सेल्स इन एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशंस। ट्रू। इट इज यूज्ड फॉर माइक्रो प्रोपगेशन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इवन टिश्यू कल्चर का मेजर यूज ही ये है
कि भाई ट्रांसजेनिक प्लांट्स को वो और ज्यादा बेटर करते हैं या और ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ट्रांसजेनिक मतलब कि मल्टीपल टिश्यूज को या यू वुड से डिफरेंट स्पीशीज को आपस में कंबाइन करना। ट्रांसजेनिक जिसमें जेनेटिक स्टेटमेंट इज, सॉरी मैंने तो करेक्ट कर दी, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, sorry, this statement is wrong, first two are correct, A would be your correct answer, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, ठीक है, इसीलिए जब लोगों को डायबिटिक हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाता है, तो डायबिटिक लोगों को इंसुलिन आर्टिफिशियली इंजेक्ट करना पड़ता है अपनी बॉडी में। तो इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैट कंट्रोल करने में भी इंसुलिन का बहुत अच्छा रोल है। The gene for human insulin has been inserted into E. coli for commercial production। जी हाँ, कुछ E. coli बैक्टीरिया है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, हमें नहीं, आर्टिफिशियली, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस। Recombinant insulin avoids allergic reactions sometimes caused by animal derived insulin, true। Recombinant insulin is produced as a single polypeptide chain in bacteria। Recombinant insulin is produced as a सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, बस यहाँ पर सिंगल से गड़बड़ हो गई। सिंगल नहीं होता, ये डबल होता है, डबल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इवन मान लो ए है और दूसरी तरफ बी है, तो ये बीच का जो बॉन्ड होता है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है और डबल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, परफेक्ट। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहें।